पढ़ा, तुम भी पढ़ पाओगे, हम भी पढ़ा पाएंगे। अगर मन नहीं लगेगा तो किसी को बैठने का मन नहीं लगेगा, ना हमको पढ़ाने का मन करेगा, ना तुमको पढ़ने का मन करेगा। समझ गए? इसीलिए बुक चाहिए तो चाहिए इसमें। वो सब चला गया ना, जाने दो, कर सके, निष्क्रिय लोगों के लिए नहीं। चलो अब समझो इसको। हम लोग अभी तक पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें जाने थे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोले थे हम? सेल को बोले थे। क्यों बोले थे? कि पूरे बॉडी में से जितना फंक्शन होल बॉडी कर रहा है वही फंक्शन हमारी आंखों से नहीं दिखाई देने वाली एक छोटी सी सेल कर रही है। सेल को देखने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा था, से याद है ना? ओनियन पिल्स को निकालना पड़ा था, उसको माउंट बनाए थे, स्लाइड्स पे ले गए थे, तो ब्लैंक ब्लैंक एक देखे थे हम, उसमें ब्लैंक ब्लैंक कोठली देखे थे। उसी कोठली को नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। क्या नाम दिया था? सेल। क्या नाम दिया था? उस खाली कोठली का नाम दिया था सेल। इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड टॉपिक है कि व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ, यानी कोशिका किससे बनी होती है, और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या क्या है। आप इस फोटो को देख रहे हैं, चारों तरफ से एक बाउंड्री वाल है ना? ठीक सेल को हम क्या देखे थे? सेल के चारों तरफ से बाउंड्री वाल होता है ना? देखिए चारों तरफ से एक बाउंड्री वाल है। इसमें दो गेट भी है। सबकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। इसमें क्या है? गेट है। इसमें यहाँ भी क्या है? गेट है। मान लीजिए एक गेट हो गया एंट्री का। एक गेट किस चीज का हो गया? एंट्री का, इसमें प्रवेश कर रहा है। एक गेट कौन चीज का हो जाएगा? एग्जिट का हो जाएगा। अब ये फैक्ट्री है, इसमें कोई भी चीज जो है अंदर घुसेगा, बाहर से रॉ मटेरियल गया अंदर। अब अंदर गया तो देखेंगे, यहां से गया तो सबसे पहले डील कौन करेगा? ऑफिस। बीचों बीच क्या बना हुआ है इसका? ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस में जाएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आया, क्या करना है। अब उस रॉ मटेरियल को आदेश देगा कि तुमको कहाँ जाना है। अब इसके अंदर में है, ये ऑफिस में जो है, इसके अंदर में देखिए यहाँ पे स्टोर रूम है, यहाँ पे पावर हाउस है, यहाँ पे मशीन है, और यहाँ पे एक दूसरी मशीन है, और सबसे अंतिम में ये देखिए प्रोडक्शन बन रहा है ना। बिस्किट का फैक्ट्री मान लिया जाए, किसका फैक्ट्री है? बिस्किट का फैक्ट्री है। समान रूप से जानते हैं कि बिस्किट की फैक्ट्री जो है मैदा आटे की बनती है। तो बाहर से चला गया गेहूं, मान लिया जाए इसमें चला गया कौन चीज? गेहूं। एक पूरा फैक्ट्री है। वीट चला गया तो वह चला जाएगा किसमें? सबसे पहले कौन जानेगा इसके बारे में? ऑफिस जानेगा। ऑफिस में भेज देगा किस रूम में? स्टोर रूम में भेज दिया। स्टोर रूम में जो छाटना पटकना था पटका। अब इसको भेज दिया चक्की वाला रूम में। इसमें बना दिया कौन चीज इसको? आटा बना दिया। अब आटा को भेज दिया सानने वाला मशीन के पास में। ये आटा को सान दिया ना। अब इसको भेज दिया एक मशीन में। ये छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा बिस्किट के रूप में क्या किया? काट के अलग कर दे रहा है। तो इस प्रकार एक व्यवस्थित तरीके से जैसे एक फैक्ट्री चलता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर भी यही काम होता है। सेल के अंदर भी एक गेट होता है जिससे इन करेगा और आउट करेगा। तो कोई भी सेल, हमारा बॉडी भी देखोगे तो इन और आउट कराने के लिए, जैसे माउथ है ना, भोजन को लेते हैं, वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एनस है, और ब्रेन सबको कंट्रोल कर। जब भूख लगता है तो कौन चिल्लाता है? ब्रेन को एहसास होता है ना। प्यास लगती किसको एहसास होता है? ब्रेन को एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर भी एक ऑफिस है बीचों बीच, जिसको हम बोलेंगे कौन चीज? ब्रेन। क्या बोलेंगे? ब्रेन। अब इसका क्या नाम दिए है आगे हम देखेंगे।
इसी प्रकार सेल के अंदर भिन्न भिन्न कंपार्टमेंट में भिन्न भिन्न मशीन लगा हुआ है और सारा अपना एक काम कर रहा है कि अलग अलग काम कर रहा है? बताओगे जरा। सबका काम अलग अलग है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जितने भी कौन चीज है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस सबको बोलेंगे संरचनात्मक संगठन। क्या बोलेंगे हिंदी में? ये सब एक मशीन को, अभी मशीन का नाम तो नहीं जानते हैं, सबको हम मशीनें कह दे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक क्या हो गया? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी सेल के अंदर जो दिखाई दे रहा है हमको, इस सबको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, all structural organization is worked as same and different. Why? Same or different? All are different work. Each another, यानी एक दूसरे से सभी क्या करते हैं? अलग अलग काम को करते हैं। तो सभी जो काम कर रहा है वो एक सेल के लिए कर रहा है कि सब अलग अलग कर रहा है? सब काम अलग अलग कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? तो एक के फैक्ट्री के लिए काम कर रहा है। तो वही समझिए कि हम जो चीज को देखते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सब एक के बॉडी के लिए न कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एक सेल के अंदर जितने ऑर्गेनाइजेशन है वह स्पेशल उसी सेल के लिए काम कर रहा है। और उस सेल से अब मान लीजिए फैक्ट्री में बन गया तो ये बिस्किट जो है पहले अपने सब उपयोग कर लेगा तब ना बाहर भेजेगा, कि अपने भूखल रहेगा तो बाहर भेजेगा। तो सबसे पहले जो भी मटेरियल तैयार करता है कोई भी सेल, वो सबसे पहले अपने को पूरा करता है, कर लेगा। अपना से पूरा होगा तब ना बगल वाला को देगा। तो बगल वाला के मंगनी में देगा कि पैसा से देगा रे? अब विनिमय प्रणाली, हम किसी भी चीज को पैसा से लेते हैं। अब इसमें ही हमारे शरीर के अंदर एक सेल दूसरे सेल को पैसा से देगा? नहीं। वो क्या कहेगा? चलो हमारा पास जो सामान अधिक है हम तुमको दे देते हैं, तुम्हारा पास जो सामान अधिक है तो तुम हमको दे दो। तो इस प्रकार वन सेल टू अनदर सेल का बीच में जो है एक्टिविटीज होती रहती है, यानी क्रियाशीलता होती रहती है। कुछ मटेरियल्स को दूसरे से लेगा, किस मटेरियल को किसी दूसरे को देगा भी। तो यही क्रिया पूरे शरीर में चलता रहता है। हम जब भी कभी पानी पीते हैं तो पानी पीते हैं तो स्टमक में जाता है, तो क्या केवल स्टमक में ही रह जाता है? स्टमक से पूरे पार्ट्स में फैल जाता है। तो किसके द्वारा फैलता है? तो इसी गेट के द्वारा ना फैलेगा, सेल टू सेल। आ गया बात समझ में? अब देखिए इसके लाइन को पढ़ेंगे। We saw above that the cell has a special component called organelles, कि एक सेल के अंदर विशेष प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। अभी तक बोले थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले थे? इसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अब क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स। अब समझ में आ गया? ऑर्गेनेल्स इन द सेल, आउट द सेल, फाउंड बाय, यानी ऑर्गेनेल्स को हम पाएंगे सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के कहाँ? ये पूरा सेल है, सेल के अंदर है कि बाहर है? तो ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाएंगे? सेल के अंदर, इन द सेल। ओके। अब इसी को जो भी हिंदी में पढ़ोगे तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं।
हिंदी मीडियम बुक होगा सो हिंदी से कंप्लीट कर लोगे। तो हम ऑर्गेनेल्स किससे कहेंगे, तो बिसाउ एबव हमने ऊपर देखा कि डैट द सेल्स हैज स्पेशल कंपोनेंट, यानी कोशिका के अंदर विशेष प्रकार का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। इसी कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स। तो ई भी एक ऑर्गेनेल्स है, ई भी एक ऑर्गेनेल्स है और ई भी एक ऑर्गेनेल्स है। यानी इन द सेल all are the components is called by cell organelles। हम अपनी भाषा लिख सकते हैं ना, तो आप लोग इतना भाषा को बना लोगे, जब क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या है, अंग्रेजी में लिख लोगे इस लाइन को, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखा जाएगा तुम लोगों से। अब दो क्वेश्चन जोड़ दिए इसमें आपको हम कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, और इट्स फंक्शंस आर सेम और वेरीज, इसके फंक्शंस सेम है या वेरीज है, एक ही है या अलग अलग है। तो हम लोग अब तुमको हम लिखना नहीं है, मौखिक बता देते हैं। परिभाषा कई रूप में इसको हम दे सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं वो समझिएगा कि in the cell is specialized component is called cell organelles, यानी सेल के भीतर विशेष प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अपने भाषा में सब 3-4 प्रकार के बनाना है, या यहाँ से लिखोगे तो लिखिएगा सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सेम चीज लिख दोगे तो मालूम चल जाएगा कि आपने किताब से क्या किया है, कॉपी किया है। जैसे थोड़ा सा इसमें अपने से मसाला कुछ जोड़ दोगे तो मालूम चल जाएगा कि नहीं आपने इसमें मेहनत किया है। तो इसमें लिख सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। अब इसमें क्या भी लिख सकते, लिखा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन द लाइफ, जोड़ सकते हो। इन द सेल इज ए स्पेशल कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ऑल ऑर्गेनेल्स आर डिफरेंट फंक्शंस, यानी सभी ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शंस या वेरियस फंक्शन, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। अंग्रेजी में लिखा जाएगी नहीं, प्रश्न का उत्तर लिख लोगे तुम लोग, लिख लोगे ना, अभी नहीं घर पे, अरे अभी मत लिखना, अभी लिख रहे हो आंसर क्या, अभी लिख लिया तो बातें खत्म। हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि हम जो क्लास करा पा रहे हैं आप घर तक जाकर आपके ब्रेन कितना स्टोर कर पा रहा है। हम जो आपको कह रहे हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए, अभी आप क्लास 9th में फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको अभी से ही, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आप अभी से ही बड़े बड़े कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को इस जगह से हल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो आपको हम दिखाएंगे, नीट में पूछा हुआ प्रश्न को भी आपके सामने हम लाएंगे, पिछले साल भी पूछा, अगले साल भी पूछा। तो जब कॉन्सेप्ट आपका एक चैप्टर का क्लियर नहीं होगा तो हम उस प्रश्न को लाएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो उसी क्वेश्चन को लाएंगे तो आपको मजा आएगा। आप कहोगे वाह हम तो 9th से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 9th से ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरे पास तो कितना साल समय है, 4 साल है ना, पूरी 9th, पूरी 10th, पूरी 11th और पूरा 12th। तो 4 साल में तो हम पूरा फौलाद बन जाएंगे। और जब फौलाद बन जाएंगे तो हम वन टाइम में दुनिया का सबसे टफ कंपटीशन नीट को भी निकाल सकते हैं। ये दुनिया में 3-4 कंपटीशन काफ़ी टफ माना जाता है, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, आईसीएआर, ये सब 4-5 को कंपटीशन है। इस सब को लेता है एनटीए। इस सब को लेने वाला एजेंसी जो है, जैसे मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा कौन लेता है, बिहार बोर्ड लेता है ना। आप लोगों का सीबीएसई वाले बच्चों का परीक्षा कौन लेता है, सीबीएसई बोर्ड। ठीक उसी प्रकार नीट का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम
IIT का एग्जाम, ICAR का एग्जाम, इस सब को कंडक्ट करने वाली भारत सरकार की सबसे विश्वसनीय संस्थान है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यही एजेंसी जो है लेती है नीट, यही लेती है IIT, यही लेती है ICAR। कृषि कॉलेज में एडमिशन के लिए जैसे बगल में आपका पूसा फार्म है, तो वहाँ भी एडमिशन कराने के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। अगर एक बार इसमें घुस गए तो आपका जीवन एकदम सफल है। अब आइए, एक लाइन को तो समझ गए हम लोग, इसमें कोई दिक्कत? हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कोशिका कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब यह सभी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम कर रहा है। आखिर यह ऑर्गेनाइज्ड है कैसे, इसी को सोचने के लिए कह रहा है, हमारे दिमाग में कह रहा है कि हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी पूरी सेल की तरह जो काम कर रहा है यह ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। इस पे हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे हम। ये भी हम देख रहे हैं कौन चीज, एक एनिमल सेल है। इस अभी तो हम देखें यहाँ पे फैक्ट्री, क्या देखें, फैक्ट्री, बीचों बीच ऑफिस, भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ऑर्गेनेल्स नाम दिए थे। ये तो एक डायग्रामेटिक रूप था हमको समझने के लिए। अब जब हम शुद्ध रूप से एक सेल का माइक्रोस्कोपिक तस्वीर निकालेंगे तो यही दिखाई देगा। जब देखे थे बीच में ऑफिस, तो ऑफिस देखिए यही बीचों बीच कौन चीज है, ऑफिस है। इसका एक ऑर्गेनेल्स ये है, दूसरा ऑर्गेनेल्स यह है, तीसरा ऑर्गेनेल्स यह है, चौथा ऑर्गेनेल्स यह है, पांचवा ऑर्गेनेल्स यह है, छठा यह है, सातवां यह है। ये भी एक अलग ऑर्गेनेल्स है। जितना भी देख रहे हैं छितराया हुआ सब कौन चीज है इसमें, ई तीनों एक के जैसा है ना, एक। तो यह सब अलग अलग कौन चीज है, ऑर्गेनेल्स है। तो सेल के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। क्लियर? अब आइए, इफ बी स्टडी ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम एक माइक्रोस्कोप से कोशिका का अध्ययन करेंगे तब वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। जब एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 3 लक्षण, 3 इसकी गुण हमको दिखाई देगा। 3 फीचर्स, तो फीचर्स को लक्षण कह दो या गुण कह दो। तो 3 फीचर्स इज ऑलमोस्ट एवरी सेल, एंड दुनिया के कोई भी सेल ले उसमें 3 गो फीचर्स दिखाई देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज समान रूप से माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। इसके अदर्स कंपोनेंट को देखने के लिए हमें और हेवी माइक्रोस्कोप चाहिए, वह लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए हमको उसको देखने के लिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन एक थोड़ी सी शक्तिशाली यानी थोड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप से 3 फीचर्स हमको आसानी से दिख जाएगा। यह फीचर्स होंगे कौन कौन चीज, बोलो तो आप लोग, नाम बोलो तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आप देखोगे इस सेल की बाहर एक वाल दिखाई दे रहा है, यह पीला पीला, इसी पीला को हम क्या बोल दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके भीतर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर, और लाल वाला पार्ट जो बीच में गोल एगो पार्ट्स दिखाई दिया, अंडाकार और गोलाकार दोनों हो सकता है, इसको हम क्या बोल दिए, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के भीतर जो भी चीज दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो हम एक माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो 3 चीज हमको दिखाई देगा ही, बाहर से झिल्ली जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भीतर देखेंगे तरल पदार्थ
कलरफुल तरल पदार्थ दिखाई देगा जिसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और सबसे भीतर एक ब्राउन कलर का कोई भी डेंस कलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राउंड शेपेड और ओवल शेपेड। राउंड शेपेड का मतलब गोलाकार, ओवल शेपेड का मतलब अंडाकार, समझ गए। तो राउंड शेपेड एंड ओवल शेपेड इट्स कॉल्ड निकुलस। इसको क्या बोलेंगे? निकुलस। तो कितनी रचना हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? अब आप किसी भी सेल को फोटो को लेंगे तो हमको तीन चीज स्पष्ट दिखाई दे देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड निकुलस। आपको हम कहेंगे डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर, तो आप कुछ नहीं करना है, एक सेल स्ट्रक्चर का सिंपल सा रचना बना देना है। एक गोलाकार खींच दीजिए, इसके बाहरी भाग को नाम दे दीजिएगा कौन चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके भीतर में जाएंगे हम, इसके भीतर में एक ओवल लाइक रचना बना दीजिए, इसको हम नाम क्या दे देंगे? निकुलस। अब बीच में जो काला वाला भाग है इसे क्या नाम दे देंगे? साइटोप्लाज्म। चलिए कॉपी पे इसको नोट कीजिए आप लोग। पेज नंबर कितना है जी? 50। बना उसको, एकदम बुक सामने होना चाहिए। बुक भी सामने रखो, उसमें जो हाईलाइट करना है सो हम क्लास नोट करवाए उसको भी, जो क्वेश्चन जो लिखवाएंगे वो भी लिख कर रखिएगा, घर से बना कर लाइएगा। अब चलो आगे हम देखते हैं ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर की सभी एक्टिविटी यानी सभी कार्य, सभी क्रियाकलाप एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट। अब सेल क्या करता है? सेल, इसके अंदर बहुत सारा कार्य हो रहा है, तो इसके अंदर के एक्टिविटी और इसके बाहर का, बाहर में कौन चीज है? इन्वायरमेंट है ना, इसके बाहर इन्वायरमेंट। तो इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स, यानी इसके अंदर की क्रियाविधि और बाहर के वातावरण से इंटरेक्शन यानी पारस्परिक क्रियाएं सेल करता है, वह संभव हुआ है, पॉसिबल हुआ है, किसके कारण? तो ड्यू टू दिस फीचर्स। तो कौन से फीचर्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, निकुलस एंड साइटोप्लाज्म के कारण। सेल के अंदर का भी कार्य और सेल के बाहर इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करना। जैसे हमारा बॉडी जब गर्मी आती है तो हमारा सेल के अंदर का मेटाबॉलिक रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमारे शरीर के बाहर पसीना आने लगता है। जब ठंड आती है तो हमारा शरीर कँपाने लगता है, एक प्रकार का एक्सरसाइज करता है और कांपने से शरीर के अंदर हीट उत्पन्न होती है जो गर्मी को मेंटेन कर लेता है। तो यह काम हुआ इन्वायरमेंट से। कौन चीज? इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट, यानी सारा सेल किससे इंटरेक्शन कर रहा है? इन्वायरमेंट से कर रहा है। और ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर की सारी क्रियाएं को करने के लिए पॉसिबल हुआ यानी संभव हुआ, किसके कारण? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और निकुलस के कारण। इन्हीं तीनों फीचर्स के कारण जो है संभव हुआ। लेट अस सी हाउ। अब हम इसको देखेंगे, किसको देखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और निकुलस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों समझिएगा, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखे कैसे संभव है सो इसके बारे में। क्लियर? अब हमको पढ़ना है
5.2.1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहरी आकृति देख रहे हो पीला वाला, इसी को क्या बोले हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी का एक और नाम क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? दोनों एक ही है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी सेल की बाहरी परत है। सेल की बाहरी परत कौन चीज है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। That separates the contents of the cell from its external environment, जो सेपरेट करता है, अलग करता है कंटेंट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जितने भी आपको दिखाई दे रही है पदार्थ, इसको क्या बोलेंगे? सेल कंटेंट बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा इसके बाहर वाला भाग को हम क्या बोलेंगे? इनवायरमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या कर रहा है? सेल के कंटेंट को इन्वायरमेंट से क्या करता है? अलग करता है। अगर अलग नहीं करता तो ये पूरा कहां छितरा जाता? पूरा छितरा कर कहां चला जाता? इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहरी वातावरण से सेल के कंपोनेंट को अलग कर रहा है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। हिंदी में जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट्स द एंट्री एंड एक्सिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। आ गया बात समझ में? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ आदेश करता है, परमिट देता है कि कौन सा पदार्थ इसके अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ इससे बाहर जाएगा। आया बात समझ में? तो एंट्री मतलब आना, एक्सिट मतलब बाहर निकलना। सम मटेरियल यानी कुछ पदार्थों को, इन एंड आउट ऑफ द सेल यानी कुछ पदार्थों को सेल के अंदर लेगा, कुछ पदार्थों को सेल के बाहर लेगा। इसको कौन परमिट देगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अब यहाँ पर लिखिए, तो एक और क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन describe the two function. Describe the two functions. क्वेश्चन लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इसके दो कार्यों को वर्णन करें। इसके दो कार्यों का वर्णन करें। हो जाएगा, दो क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको समझ लीजिए, हम लिखेंगे क्या? आपके पास में बुक्स होगा तो मदद मिल जाएगा। किसी न किसी के पास अगल बगल में बुक्स होगा, नहीं होगा तो नेट पर जाइएगा, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से मदद मिल जाएगा। वहाँ से नहीं होगा तो सेम हम इमेज को आज हम डाल देंगे। आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट का आथी कर ले हो, टेलीग्राम फॉलो कर ले हो, टेलीग्राम फॉलो कर ले होइएगा तो इस पीडीएफ को हम डाल देंगे। जेकर पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा तो कल को पढ़ने में और मजा आएगा। उस टेलीग्राम का ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल, ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल @ऑफिशियल नाम से होगा। ऐसे ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल से आपको हजारों मिल जाएगा ग्रुप, समझ गए?
जिसमें 10 से 15 ग्रुप हमको पता है कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी चला रहा है। पूर्व के विद्यार्थी जो जनरल कंपटीशन का है वो भी चला रहा है, कुछ पास हो गया वो भी चला रहा है, तो ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल नाम से चला रहा है। और जो भी चला रहा है वो टैगेड हम ही को कहले हैं, लेकिन हम जो जिसको हैंडल कर रहे हैं वह अंतिम में @ऑफिशियल नाम से है, समझ गए। तो @ऑफिशियल पे जाकर आप खोलोगे और वहाँ पे जाकर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे उसको, जो सॉरी वहाँ पे जाइएगा ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन का ऑप्शन होगा, आप उसको ज्वाइन कर जाइएगा तो उसमें आपके लिए भी क्लास, अच्छा ई नोट भी हिंदी अंग्रेजी मीडियम वाला नोट जो है वो भी डाले हुए हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। कौन सा नोट्स है सो बताते हैं अभी आपको हम। आज इतना ही पर छोड़ेंगे, हो जाए आप लोगों से हो जाएगा ना। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, हो गया। इट्स फंक्शन आर, इसके कार्य है। पॉइंट 1 में देखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एक्सिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्वेश्चन बन गया हमारा, 2 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया ना। मीडियम क्या लोगे, फुल्ली इंग्लिश लोगे, समझ गए। और प्रयास करोगे, लिखोगे पढ़ोगे, लिखोगे पढ़ोगे तुम लोगों के लिए जो हिंदी से अंग्रेजी में आ रहे हो, क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए तो मॉर्निंग का बैच है ये है, और यहाँ पर केवल और केवल अंग्रेजी में ही लिखोगे, समझ गए। एक अलग बुक बना लेना, अलग नोटबुक बना लीजिएगा और वहाँ से प्रयास कीजिएगा। हमको लगता है कि बहुत जल्दी आप लोग जो है से टेकअप कर लोगे, समझ गए।